सो वेलकम अगेन टू दिस पर्टिकुलर सेशन। तो बेटे लास्ट क्लास में हमने रिकग्नाइजेशन के बारे में बात करी थी करेक्ट। अब हम बातचीत करेंगे थोड़ा सा मेजरमेंट के बारे में, ठीक है। इस सेशन में थोड़ा सा इंटेंसिटी कम इसलिए बेटे तबीयत आज मेरी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अब काम तो हमें करना ही है, तो इसलिए अब मेजरमेंट का इश्यूज हम लेंगे। मेजरमेंट measurement simply deals with at what amount an intangible asset should be capitalized. At the time of initial acquisition. Amount to be capitalized is based on the nature of consideration paid. Nature of consideration paid. नेचर ऑफ कंसिडरेशन पेड से मतलब क्या है, यहां देखें। एन इंटेंजिबल एसेट shall be initially measured at cost, जैसे कि पीपीई में होता था, measured at cost, बिल्कुल सेम है। अब जब इनिशियल रिकग्नाइजेशन करेंगे तो पहले तो यह देखना पड़ेगा कि एसेट एक्वायर कैसे करा गया है। इनिशियल रिकग्नाइजेशन करते वक्त मुझे पहले यह देखना पड़ेगा कि मैंने एसेट को कैसे एक्वायर करा है। अब हमें मालूम है कि जो इंटेंजिबल एसेट है वो हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं, या तो कैश में, पेमेंट ऑफ कैश, या हम क्रेडिट में खरीद सकते हैं। हम कोई एसेट को एक्सचेंज कर करके इंटेंजिबल एसेट एक्वायर कर सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट इंटरनली भी जनरेट हो सकता है। कोई इंटेंजिबल एसेट बिजनेस कॉम्बिनेशन के थ्रू भी हमारे पास आ सकता है, जैसे कि हमने इंड AS 103 में भी देखा था, एज पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। और या फिर हम गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू इंटेंजिबल एसेट एक्वायर कर सकते हैं, करेक्ट।
अगर तो मैंने इंटेंजिबल एसेट एक्वायर करा है, पेमेंट इन कैश, या फिर हमने इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट में एक्वायर करा है, तो एसेट की कॉस्ट क्या होगी? क्योंकि इनिशियल रिकग्नाइजेशन कॉस्ट पर होती है। जैसे आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में करते थे, इसमें भी आप यही करेंगे। पहले तो आप अपनी परचेज प्राइस को देखेंगे, जो भी परचेज प्राइस होगी उसमें प्लस करेंगे नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस। उस एसेट को अपने नाम करवाने में कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपको देने पड़ेंगे तो आप उसको भी ऐड करेंगे, प्लस कोई ब्रोकरेज वगैरह अगर आपने पे करा है तो, प्लस प्रोफेशनल फी, for legal services. Plus any directly attributable cost. To make the asset ready for its intended use. और अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह आपको मिला है तो वो आप माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट्स, तो वो आप माइनस करेंगे। करेक्ट? यहां मैं एक चीज क्लियर कर दूं, फॉलोइंग कॉस्ट्स following costs are considered directly attributable. Directly attributable. 1. Employee benefit related to those who directly participated in bringing the asset to its working condition. Professional fee. Cost of testing.
Examples of cost not considered directly attributable. Cost of promotional expenses, like advertising, administrative and general overheads, cost of conducting new business, तो इन कॉस्ट को डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं माना जाएगा. करेक्ट. On 30th November 2019, W9 Limited purchased a new software to operate its production equipment. Production equipment for rupees 6 lakhs, which includes rupees 50,000 refundable taxes. In November, the labor cost of rupees 1,20,000 was incurred to customize the software by the entity. By the entity. In December, the production staff were trained
Production staff were trained on how to operate the new software. जानबूझ के क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाई जा रही है, एग्जामिनेशन में वो ऐसे ही तो करते हैं तंग करने के लिए. एंड द ट्रेनिंग कॉस्ट, अभी से आपकी आदत होनी चाहिए सारा क्वेश्चन पढ़ने की. ट्रेनिंग कॉस्ट इंक्लूड या इंक्लूडेड, ट्रेनिंग कॉस्ट इंक्लूडेड, ये लीजिए. Training cost included, just wait. Expert external instructor, rupees 20,000. B, other training expenses, rupees 5,000. Correct? Further, modifications were done to the software in which, in the month of November, the cost incurred in the testing phase were A, material cost, net of 3,000 recovered from scrap sales रुपीज 21,000. इस 21,000, ये जो 21,000 की कॉस्ट है ना, 3,000 की स्क्रैप माइनस करने के बाद, इसका मतलब मटेरियल की कॉस्ट 24,000 की थी, स्क्रैप सेल 3,000 की थी, तो नेट हो गई 21,000. बी, प्रोफेशनल फी, प्रोफेशनल फी रुपीज 11,000 कर लो, क्या चाहता है. फिर लिखें द न्यू सॉफ्टवेयर was ready in the month of December. However, due to
low initial orders the entity incurred a loss of rupees 23,000 on operating the software. How much cost should be capitalized? तो कितना कैपिटलाइजेशन करेंगे, क्वेश्चन ये है। तो सॉल्यूशन ये हो गया, कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट टू बी कैपिटलाइज्ड, यानी कि इस वैल्यू पर हम एसेट को रिकॉग्नाइज करेंगे। करेक्ट। तो कौन कौन सी कॉस्ट को लेना चाहिए? परचेज प्राइस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? सर बिल्कुल लेनी चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चलो 6 लाख मैंने ले ली। क्या पूरी 6 लाख लेनी चाहिए? नो, रिफंडेबल टैक्स उसमें से माइनस करने चाहिए, क्योंकि ये टैक्स रिफंडेबल है। तो रिफंडेबल टैक्सेस 50,000 के आप माइनस करोगे। लेबर कॉस्ट आप ऐड करोगे। लेबर कॉस्ट का खर्चा आपका 1,20,000 का है, तो 1,20,000 आप ऐड करोगे। अब ट्रेनिंग के जो खर्चे हैं, ट्रेनिंग कॉस्ट, एक तो 20,000 का खर्चा है बाहर के इंस्ट्रक्टर की जो फी है, और प्लस 5,000 के जो अदर खर्चे मिला करके 25,000 हो गए। तो 25,000 आप यहां पर लिख देंगे। करेक्ट। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन टेस्टिंग क्या लेंगे? बिल्कुल लेंगे, पीपीई में भी हम लेते थे। एक्सपेंसेस ऑन टेस्टिंग, टेस्टिंग के जो खर्चे रहे, एक तो मटेरियल का खर्चा रहा 21,000 का, और प्लस आपने प्रोफेशनल फी दी टेस्ट करने के लिए 11,000, तो टोटल आ गया 32,000। मटेरियल की कॉस्ट अपने 21,000 क्यों ली मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेट कॉस्ट दी हुई है। तो इस कॉस्ट को आप, इस कॉस्ट पर आप एसेट को कैपिटलाइज करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? बात समझ में आ गई कि नहीं? नेक्स्ट देखें। WTEL Limited acquires a competitor's brand, in a separate acquisition for rupees 10 lakh. Entity
uses the brand to charge a प्रीमियम का मतलब हायर रेट से है, हम अपनी ब्रांड वैल्यू यूज कर रहे हैं, ज्यादा रेट चार्ज कर रहे हैं फॉर प्रोडक्ट्स दैट इट मैन्युफैक्चर्स। Can it be recognized as an intangible asset? Say the entity incurred further advertising costs for मेंटेनेंस ऑफ ब्रांड, ताकि ब्रांड वैल्यू बनी रहे। How this cost should be treated? How this cost should be treated? As per Ind AS 38, an intangible asset should be recognized at cost initially. Entity recognizes the brand acquired as an intangible asset rupees 10 lakhs incurred to acquire the brand satisfies the recognition criteria. ठीक है। Amounts incurred by entity, amounts incurred by the entity for maintaining
and improving the brand will be recognized as an expense as and when incurred. As and when incurred. Such costs cannot be separated from the business as a whole. अगर मैं ये कहता एडवर्टाइजिंग का 1/10 हिस्सा मैंने इस पर्टिकुलर ब्रांड पे स्पेंड करा है तो तब मैं उतना हिस्सा कैपिटलाइज कर सकता था। तो इसलिए इस कॉस्ट को अलग कर पाना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए इसको हम P&L अकाउंट में ले जाएंगे, ब्रांड की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? लीजिए जी, तो ये हिस्सा आपका क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद है intangible assets acquired। बेटे कोई जरा आया हुआ है, 2 मिनट के लिए आप वेट करें। 2 क्या, 5 मिनट्स का आपको मेरे को टाइम देना पड़ेगा।
बट रियली सॉरी फॉर लिटिल बिट ऑफ बॉदरेशन। अब होता क्या है कि जब यहाँ शाम के 7 बज जाते हैं तो स्टाफ वगैरह भी चले जाते हैं और फिर कोई मिलने आता है तो हमें ही जाना पड़ता है। एनीवे, तो मैं बता रहा था हमने नेक्स्ट टॉपिक करना था इंटेंजिबल एसेट्स acquired by exchange or another asset बट इस टॉपिक के बारे में हमने चर्चा इसलिए नहीं करी क्योंकि ये बिल्कुल सेम टॉपिक है, सेम एज इन पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मैंने ये टॉपिक कराया, उसको आप ध्यान से देखें। इस टॉपिक पे कराने लायक हमारे कुछ भी नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? तो इसको खुद करा जा सकता है। फिर है इंटरनल जनरेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इंटरनल जनरेशन of goodwill and brand internally generated goodwill and brands are not recognized as an identifiable asset आपको याद है आइडेंटिफाइबल का मतलब सेपरेबल, क्योंकि ये सेपरेट करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं बाकी एसेट से। आइडेंटिफाइबल रिसोर्सेस कंट्रोल्ड बाय एंटिटी। एंड फर्दर cost cannot be measured separately. रिलायबली लिख लो, क्योंकि ये अलग नहीं हो पाते बाकी एसेट से, तो इसलिए इनको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। करेक्ट? जैसे कि अब बिना केस के तो आप समझते नहीं हो ना, अब केस डेवलप करने पड़ते हैं। क्या लिखें? W11 मैन्युफैक्चरिंग कार्स generated two brands अब ब्रांड्स के नाम क्या रखें? चलो, कोरोला एंड इनोवा। There is a great market for these two brands.
and the market value is rupees 30 and 20 crores respectively. Respectively, correct? Based on the market value, based on the market value, the accountant wants to recognize these two brands in the balance sheet as an intangible asset, as intangible asset. तो अकाउंटेंट इनको रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं. अब जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया, एज पर इंड AS 38 an intangible asset can be recognized only when it satisfies definition of intangible asset and asset recognition criteria. एसेट रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया का क्या मतलब है कि एसेट जो है वो कैपेबल होना चाहिए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स लाने के लिए और उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए. इन द गिवन केस brands are internally generated. हमने खरीदी नहीं है कहीं से, हमने इंटरनली जनरेट करी है. फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी, इसमें कोई डाउट नहीं है. FEB, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स शेल फ्लो टू द एंटिटी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. लेकिन बट द कॉस्ट इनकर्ड, but the cost incurred cannot be measured reliably. उनको हम reliably measure नहीं कर सकते. Reliably. As such, entity should not recognize brands as an intangible asset, as intangible assets. करेक्ट? समझ में आ गया? अब जो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं ना, कुछ तो जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं कुछ तो हम इंटरनली जनरेट करते हैं, जैसे कि गुडविल ऑफ ब्रांड्स. लेकिन
अदर इंटरनली जनरेटेड एसेट्स का क्या हाल है, जरा ये समझें। टॉपिक नंबर 7, अदर इंटरनली generated assets। अदर का मतलब अदर देन गुडविल। तो इनका क्या है? तो अदर इंटरनली जनरेटेड जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, डिपेंड करता है उनका जो जनरेशन है वो कब हुआ है। ध्यान से देखें, जो अदर इंटरनली जनरेटेड एसेट्स होंगे, अब इंटरनली एसेट्स को जनरेट करने के लिए हमें कुछ रिसर्च करनी पड़ती है, कुछ डेवलपमेंट करनी पड़ती है। यानी कि एक तो रिसर्च फेज होता है और एक होता है डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज इंटरनली जनरेटेड एसेट अदर देन गुडविल के लिए जब हम रिसर्च करते हैं, पहले तो रिसर्च का मतलब क्या है? रिसर्च इज ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर न्यू scientific or technical knowledge। नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग, ये रिसर्च है जो स्टैंडर्ड डिफाइन करता है कि प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन या नई साइंटिफिक टेक्निक जिससे कि हमारी नॉलेज बढ़े या अंडरस्टैंडिंग बढ़े। जबकि डेवलपमेंट का क्या मतलब है? डेवलपमेंट का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च नॉलेज। रिसर्च करके आपकी जो नॉलेज निकली और अदर नॉलेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू substantially improved प्रोडक्ट या सर्विस या डिवाइसेस या प्रोसेसेस। ये डेवलपमेंट का मतलब है। अब किसी इंटेंजिबल एसेट्स को बनाने के लिए जब हम रिसर्च करेंगे तो रिसर्च में भी कुछ खर्चा होगा, कुछ डेवलपमेंट फेज का भी खर्चा होगा। रिसर्च फेज में जो खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर, रिसर्च फेज में जो खर्चा होगा
इंटेंजिबल एसेट्स को डेवलप करने के लिए कोई भी एंटिटी जो होती है आजकल R&D पे बहुत खर्च करती है, नई नई तकनीक हमें देखनी पड़ती है ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हम दे सके, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है। तो किसी इंटेंजिबल एसेट को डेवलप करने के लिए हम रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं, तो एक्सपेंडिचर फेज में जो खर्चे होंगे, एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च फेज, इस फेज में जो खर्चे होंगे उनको तो हम हमेशा स्टेटमेंट ऑफ P&L में चार्ज करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ P&L, बात समझ में आई? इज इट क्लियर टू यू? समझ में आया? डेवलपमेंट फेज में ध्यान क्या रखना है, डेवलपमेंट फेज में जो खर्चे होंगे, इंटेंजिबल एसेट को डेवलप करने के लिए हमने अब खर्चे करे, डेवलपमेंट पर खर्चा करा। इज इट क्लियर टू यू? तो उस खर्चे को मैं स्टेटमेंट ऑफ P&L में ले जाऊंगा इफ अब इसको क्या लिखें, इफ एसेट रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया, if asset recognition criteria is not met, अगर रिसर्च के बाद जब हम डेवलप करते हैं एसेट को और वो एसेट रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया को मीट करने में असफल रहता है, तो मैं जो भी खर्चा है डेवलपमेंट फेज का उसको स्टेटमेंट ऑफ P&L में ले जाऊंगा। is not met। और डेवलपमेंट का खर्चा कैपिटलाइज करा जाएगा, यानी कि हम इंटेंजिबल एसेट रिकग्नाइज कर लेंगे। एसेट को कैपिटलाइज करने का मतलब है कि आप जो है एसेट रिकग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन ये आप कब करेंगे? कैन बी कैपिटलाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट when entity meets ARC का मतलब एसेट रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया। अब बेटे ये एसेट रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया क्या है, इसको मैं अब जरा आगे लिखता हूं क्योंकि ये शीट मेरी खत्म हो गई है। ठीक है, अब एसेट रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया है क्या, पहले तो ये भी समझना जरूरी है कि नहीं। एसेट रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया ये है ARC, एसेट रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया। 1, there is technical feasibility, FEASIBILITY, feasibility to complete the intangible asset। यानी कि आसानी है, तकनीकी रूप से यह कहा जा सकता है कि यह इंटेंजिबल एसेट तैयार हो जाएगा। फिजिबिलिटी का मतलब होता है आसानी, बहुत आसानी। एंटिटी हैज एन इंटेंशन टू कंप्लीट, और एंटिटी की इंटेंशन होनी चाहिए इंटेंजिबल एसेट को कंप्लीट करने की। करेक्ट? एंटिटी इज एबल टू यूज और सेल द इंटेंजिबल एसेट। करेक्ट? बेटे चलते चलते आपका वीडियो कभी रुक जाए ना तो आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं है, ये मैं वैसे कई बार कहते रहता हूं। करेक्ट? तो आप सीधा नेक्स्ट वीडियो में शिफ्ट हो जाना, आपको वहीं से कंटिन्यूएशन मिलेगी। एंटिटी इज एबल टू यूज और सेल द इंटेंजिबल एसेट, और एंटिटी इस पोजीशन में है कि उस इंटेंजिबल एसेट को यूज कर सके या सेल कर सके।
adequate technical, financial, other resources are available to complete it. Intangible asset will generate probable future economic benefits. Entity can reliably measure expenditure incurred for the development activity. तो डेवलपमेंट पे हमने जो खर्चा करा है उस खर्चे को हम रिलायबली मेजर कर सके। तो जब ये 6 की 6 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी ना, हम कहेंगे एसेट रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अगर ये 6 की 6 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, अगर इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो फिर हम ये मानेंगे कि एसेट जो है फिर वो जो एसेट रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया है इसका मतलब वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर टू यू? लीजिए जी, इसको समझने के लिए